So let's start work energy power. So सबसे पहले आई बात वर्क की. So वर्क की बेसिक डेफिनेशन क्या हुई? What is work? किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क इज सेड टू बी डन whenever a force displaces an object. ठीक है, work is said to be done on an object if the applied force on the object displaces it. ठीक है, so and the most basic definition, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई अप्लाइड फोर्स हुआ, इसके कारण इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ s का, so इसको बोला जाएगा क्या? वर्क डन. ये एक ऑब्जेक्ट था, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर डिस्प्लेस हो गया ड्यू टू द सम फोर्स. सो वर्क डन को डिफाइन किया जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अच्छा. इससे भी ज्यादा अगर हम, ये तो थी आप लोगों ने जो अभी तक ग्रेड 9 के अंदर आप लोगों ने स्टडी करी थी. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि ग्रेड 11 के अंदर जब बात करते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पर. तो ध्यान ये रखना है कि हम बोलते हैं कि जब वर्क की डेफिनेशन बोलते हैं तो बोलते हैं वर्क इज सेड टू बी डन on an object if the force displaces or if the object displaces in the direction of applied force. ठीक है, तो इसकी ये डेफिनेशन हम क्या बोल रहे हैं कि जब ये जनरल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, जनरल डेफिनेशन, तो इसको लिखेंगे कैसे? W इज इक्वल्स टू, हो सकता है किसी टाइम पर फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा हो, यानी कि अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, हो सकता है किसी एंगल पे लगे. तो उन ऐसे सिचुएशंस के अंदर हम वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं? या तो फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along the direction of force, or component of force along the displacement into displacement. क्या मीनिंग हुआ इसका? अभी समझ में आएगा आप लोगों को. देखिए यहां पर तो केस 1 की बात कर रहे हैं, इसी को हम केस 1 बोल रहे हैं. केस 1, when the applied force and displacement are in same direction. या आप ये भी बोल सकते हो when the force acts along the displacement. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? हमें क्या चाहिए? फोर्स और कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो कंपोनेंट ऑफ एस इसी डायरेक्शन में लेना, तो उसका कंपोनेंट क्या कहलाएगा? एस ही कहलाएगा. सो ये फॉर्मूला बन गया W इक्वल्स टू एफ एस. लेकिन सिचुएशन कहां चेंज हो जाएगी? जब हम किसी एंगल पर बात करेंगे. सो केस 2, when force acts with some angle theta from horizontal on the object. ठीक है, अभी ये कोई सी भी, जरूरी नहीं आप हॉरिजॉन्टली लो, समझाने के लिए यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल सिचुएशन ली है. तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या?
ये हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल में से वन ऑफ द एग्जाम्पल है। लेट सपोज हमने फोर्स लगाया ऐसे, आपने देखा होगा कि कोई बच्चा टॉय कार को जब किसी थ्रेड वगैरह से, जो बैटरी ऑपरेटेड नहीं होती, तो उस पर थ्रेड बांध लेता है और इसको खींच करके ऐसे आगे की तरफ चलता है। तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है? सीधा नहीं लगा रहा, किसी एंगल पर लगा रहा है। तो वो एंगल लेट सपोज मैंने मान लिया कितना है, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा। तो इसको ऐसे ना बना करके आप ऐसे भी बना सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमने दिखाई दी, तो आप इसी के पैरेलल एक लाइन बना दीजिए। ये पैरेलल लाइन हो गई, तो ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा थीटा, वही एंगल यहाँ बनेगा। तो आपको बार बार पीछे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेट्स सपोज बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस हो गया और यहां तक पहुंच गया। अभी किसी ए पॉइंट पर था और ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है एस। इसका मतलब इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो गया है एस, यहां से यहां तक का, ये वाला। ठीक है, तो इसको यहां नीचे शो कर ही दिया है मैंने। हमें क्या चाहिए? जनरल डेफिनेशन क्या बोलती है कि वर्क डन उसको बोलेंगे जिसके अंदर या तो आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में ले लो या फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ले लो। कहने का मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर लेने की कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक, तो इससे जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो अब मैंने यहां देखा एफ थीटा पे लग रहा है और हमें कंपोनेंट लेने आते हैं, तो कंपोनेंट एस की डायरेक्शन में लेने के लिए मैंने क्या कर दिया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जहां ये परपेंडिकुलर मीट करता है वहां तक की लेंथ इसका वन ऑफ द कंपोनेंट कहलाता है। तो दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। हमें कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है? जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग लग रहा है। थीटा की तरफ अगर मूव करेंगे तो इसका कंपोनेंट क्या कहलाएगा? एफ कॉस थीटा। फोर्स का कंपोनेंट इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या बोला जाएगा? एफ कॉस थीटा। ये ठीक वैसे है जैसे आप आर लेते हो, थीटा लेते हो, तो आर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या लिखा जाता है? आर कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या लिखते हैं? आर साइन थीटा। क्लियरली एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर मैं बात करूं, एफ कॉस थीटा इधर है और एस भी इधर है, ये है सेम डायरेक्शन में। तो अब वर्क डन का फॉर्मूला, जनरल वर्क डन का फॉर्मूला क्या बना? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा इंटू एस। इसी को अगर मैं रीअरेंज कर दूं थोड़ा सा, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1। अगर थोड़े से कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो हमें पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ध्यान से देखें तो जो थीटा बन रहा है वो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट के साथ ही तो बन रहा है। कि यहां पर बात करूं तो ये थीटा अगर इसको पीछे एक्सटेंड कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट था इधर, फोर्स लग रहा था इधर, तो ये एफ वेक्टर है और ये एस वेक्टर है, ये थीटा। तो जब भी कोई दो वेक्टर होते हैं और वो आपस में मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो या तो उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है या डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखना होता मुझे एफ वेक्टर और एस वेक्टर का, तो इसका एफ वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलता? एफ एस साइन थीटा। ठीक है, एन कैप इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसका मतलब इसमें तो साइन थीटा आता है, इसमें ध्यान से देखा साइन थीटा तो आ नहीं रहा। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा पॉसिबल है? डॉट एफ डॉट एस। ये क्या बोला जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। जैसे ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। तो ध्यान होना चाहिए कि ये कौन से फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉट प्रोडक्ट को। इसका मतलब हम इस वर्क डन को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कौन से फॉर्मेट में लिख सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट में। और डॉट प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शन नहीं आती, यही होता है। ये सिंपली एक कौन सी क्वांटिटी को बताता है? स्केलर क्वांटिटी को। तो वर्क डन पे कोई वेक्टर नहीं आएगा। सो वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट एस। दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला। हेंस, तो दिस इज इक्वेशन 2। हेंस द मोस्ट जनरल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, most general formula of work done is, work done will be
W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ S cos थीटा। बहुत सी बार ऐसे भी लिख देते हैं इसको सिंपली बिना वेक्टर के FS cos थीटा। तो एक्चुअल फॉर्मूला ये है, दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला का मतलब इसी से बाकी के सारे फॉर्मूले निकलेंगे। लेट्स चेक इट कि क्या ये फॉर्मूला इससे बना है या नहीं। तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं इसी सिचुएशन में वापस से मैं अप्लाई करूं इस फॉर्मूले को, तो यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। तो कॉस थीटा कितना हो गया कॉस 0 की वैल्यू 1। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं अप्लाई करूं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0, फॉर्मूला क्या बन गया FS इंटू 1 FS, ये रहा। इस वजह से आप बेसिकली ये फॉर्मूला चेक करते थे 9th ग्रेड तक। क्यों करते थे? क्योंकि उस टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस नहीं होती थी 9th ग्रेड में, इसे डायरेक्ट बताना पड़ता था कि ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर ये सिचुएशन समझ में, पहले तो ये बताइए कि ये कितनों को अच्छे से समझ में आ गई। तो अब देखते हैं मोस्ट जनरल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है फिर से, W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर इज इक्वल टू FS cos थीटा। बिल्कुल डायरेक्टली याद रखना है। ये फॉर्मूला जनरली कब एप्लीकेबल होता है? इट इज इफ फोर्स इज कांस्टेंट, यानी कि हम क्या लिख दें फॉर कांस्टेंट फोर्स, फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए ये जनरल फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं कि फोर्स पूरे टाइम A से B तक जो डिस्प्लेसमेंट दिया था तब तक अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट बना रहा तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा तो फिर वेरिएबल होगा तो क्या होगा, उसको भी आगे देखने वाले हैं, डोंट वरी। A से B तक के डिस्प्लेसमेंट में इफ द फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले स्पेशल केसेस देखते हैं। सो केस वन जो अभी हमने डिस्कस किया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, ये फोर्स किस किस के बीच में है, एंगल किस किस के बीच में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो जब थीटा 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। इसको क्या बोल सकते हैं, पैरेलल। सो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर, एफ भी इधर ही है और एस भी इधर ही है, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, सो कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1, और ये कॉस 0 की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो जो भी वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। और साथ ही साथ ये 1 पॉजिटिव वैल्यू है, इसको भी ध्यान में रखें। तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या आंसर आ रहा है, प्लस FS। सो इसको हम कैसा वर्क डन बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क डन। सो दिस इज द पॉजिटिव वर्क डन। तो हम बोलते थे, हमने डिस्कस कर रखा है, या क्या डिस्कस कर सकते हैं, whenever the force and displacement will be in the same direction, along same direction, then whatever work is being done by that force will be positive. Work done will be positive when force and displacement will be in same direction. By this observation we can conclude. Case 2. Case 2. If theta is equals to 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब हो गया कि फोर्स, मान लीजिए फोर्स तो लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 या पाई रेडियन। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 180, इसका मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा विल बी इज इक्वल टू cos 180, और cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, FS -1 माइनस का FS, तो हमारे पास वर्क डन क्या आ गया, -FS। और -FS का मतलब ये तो मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और बाहर एक माइनस है, तो फाइनल वर्क डन कैसा निकला, नेगेटिव। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जो भी वर्क डन किया जाएगा इस फोर्स के थ्रू वो नेगेटिव होगा। ठीक है, एग्जांपल्स अभी चेक करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट।
केस 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोले तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के हों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देन cos थीटा विल बी इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0. सो देयरफॉर हमें वर्क डन क्या मिल गया, W इज इक्वल टू Fs इंटू 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई किया तो 0. सो हम बोलेंगे वर्क डन विल बी 0. अच्छा, केस 3 की सिचुएशन फर्स्ट ले लेता हूं मैं. फर्स्ट वर्क डन 0 बोला जाएगा एक सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर. तो whenever force and displacement will be perpendicular, work done will be 0. वर्क डन 0 एक केस में और आ सकता है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट सिचुएशन बोली. सेकंड, if after applying force on an object, if it does not displace, that means there is no displacement, does not displace, then displacement will be 0. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स तो लगाया आपने लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, चाहे किसी भी एंगल पे लगाया हो, cos थीटा. फाइनल आंसर 0, वर्क डन 0. तो वर्क डन 0 तब भी बोला जाता है जब फोर्स कहीं पे भी लगाओ लेकिन उससे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही ना हो. ठीक है, जैसे अलमीरा पे एक छोटा बच्चा फोर्स लगा रहा है, चाहे कैसे भी, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे, कैसे भी फोर्स लगा रहा है, उससे वो अलमीरा डिस्प्लेस नहीं हो पा रही, वर्क डन 0 है. ठीक है. अच्छा, अब पहले ये बताइए ये स्पेशल केसेस कितनों को अच्छे से समझ में आ गए. तो अब बात करते हैं किसकी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन के कुछ और एग्जांपल्स की, कि पॉजिटिव वर्क डन के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं. पॉजिटिव, सो लेट्स डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क डन. ठीक है, तो मान लीजिए केस 1 लिया मैंने, या 1 क्या लेना, एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कार है और उस पर किसी ने, मान लीजिए ये कार स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, तो कुछ लोग धक्का लगाते हुए आपको दिखेंगे. तो ये जब फोर्स लगाया जा रहा है तो फोर्स लग रहा है इधर और कार डिस्प्लेस होकर के, ये मैं वो एग्जांपल्स बताने की कोशिश कर रहा हूं जो डेली लाइफ के अंदर आपको देखने को मिलते हैं. तो कार डिस्प्लेस हो गई इधर, सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में. तो यहां पे अगर बोला जाए कि वर्क डन बाय दीज मैन will be positive on the car, so हम क्या लिखेंगे, work done by the men on the car, है ना. थोड़ा सा ये वर्डिंग आपको रीड करनी आनी चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, किस पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है. सो वर्क डन ड्यू टू या वर्क डन बाय, सो वर्क डन बाय द मैन ऑन द कार विल बी पॉजिटिव. ठीक है, जो भी फिर वैल्यू दे रखी होगी आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर पॉजिटिव वर्क डन का. इसी तरह से टू पुल अ बकेट फ्रॉम अ वेल. इसके अंदर कल आपको मान लीजिए ये एक वेल है, इसके अंदर ये बकेट है और इसको पुल किया जा रहा है. यहां पे मान लिया कि हमने एक पुली लगी हुई है और एक कोई पर्सन है. तो गांव के अंदर आपने देखा ही होगा कि जनरली जो लेडीज पानी भरने जाती हैं वो इसको पुल करती हैं. तो यहां से फोर्स होता होता कैसे लग रहा है, सो वर्क डन ड्यू टू द पर्सन. अब वो चाहे मेल हो फीमेल हो, इसलिए मैंने पर्सन लिख दिया. सो वर्क डन टू पुल अ बकेट, तो किसके ऊपर फोर्स लगाना है, बकेट के ऊपर. तो इसको लिखेंगे क्या, वर्क डन बाय द पर्सन ऑन द बकेट, इट विल बी अ
पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। इसी तरह से सो W पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर बात की जाए हॉर्स कार्ट की, तो आपने देखा होगा कि जो घोड़ा गाड़ी होती है हॉर्स कार्ट होता है, ठीक है। अब आजकल तो बहुत कम देखने को मिलती है, या बैलगाड़ी हो, आप वो भी देख सकते हो, है ना। तो कोई सा भी कार्ट हो, एनिमल कार्ट, कैमल कार्ट बोल दीजिए, तो जो हॉर्स कार्ट होता है, देन वर्क डन ड्यू टू हॉर्स ऑन द कार्ट। ये कौन सा एग्जांपल होगा, माइंड में सोचिए। घोड़ा चल रहा है आगे, फोर्स किधर लगा रहा है, वो पुल कर रहा है, इसका मतलब कार्ट को। है ना, अभी घोड़ा ही मान के चल लेना इसको, जो भी दिख रहा हो ये आपको, ठीक है साहब। कैमल भी दिख सकता है या बिल्ली भी दिख सकता है, जो भी मान लो एक एनिमल है। ये फोर्स किधर लगा रहा है, इधर, और डिस्प्लेसमेंट भी कार्ट में किधर हो रहा है, उधर। सो वर्क डन ड्यू टू हॉर्स ऑन द कार्ट विल बी पॉजिटिव। सो अगेन दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल, है ना। अच्छा साहब, और क्या एग्जांपल मैं ले सकता हूं। फोर्थ एग्जांपल देखिए, फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन, इसके अंदर देखिए साहब कि कोई ऑब्जेक्ट है, किसी हाइट से इसको ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप कर रहे हैं यानी कि कोई फोर्स हम नहीं लगा रहे, बस हमने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद ये नीचे गिर रहा होगा, नीचे गिर रहा होगा, नीचे गिर रहा होगा ग्राउंड की तरफ। सो ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ। ये जब ड्रॉप किया गया है तो ये किस वजह से नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी की वजह से। इसका मतलब इस पर कंटिन्यूएशन के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। तो अगर मैं इस सिचुएशन में पूछूं कि ड्यूरिंग फ्री फॉल वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी या ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों ही लिखा हुआ मिल सकता है, ऑन एन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये कैसा होगा, ये भी पॉजिटिव। रीजन समझ में आ ही चुका है, वर्क डन, फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। और एग्जांपल लें, पिस्टन, गैस पिस्टन सिलेंडर सिस्टम। देखिए यहां पे एक मैंने फ्रिक्शनलेस सिलेंडर मान लीजिए, उसके अंदर हमने एक पिस्टन लगा दिया, मूवेबल पिस्टन। दैट मींस दिस पिस्टन कैन बी अप एंड डाउन करेंगे जब हम फोर्स लगाएंगे, और अप भी हम भी कर सकते हैं, और अंदर फिल्ड गैस भी कर सकती है। तो लेट्स सपोज अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कि इसके अंदर हमने गैस फिल कर रखी है, और इसकी वॉल जो है वो बहुत स्मूथ है ना, यानी कि इनके बीच में साइड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, जिसके कारण ये यहीं पे रुका रहे। अभी मैंने यहाँ पे फोर्स लगा रखा है, मेरे हाथ से इसको यहाँ पे रोक रखा है। जैसे ही मैं वो फोर्स हटाऊंगा, मेरा फोर्स हटाऊंगा, अब यहाँ पर क्या होगा, ये गैसेस कंटिन्यूएशन के अंदर इस पर एक फोर्स लगाएंगी तो पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर। तो जैसे ये ऊपर जाएगा, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हुई ऊपर। ध्यान से देखा तो गैसेस ने जो फोर्स लगाया, फोर्स ड्यू टू गैसेस, वो भी किधर है, ऊपर। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंड ही हो रहा है पिस्टन, वर्क डन इन द एक्सपेंशन ऑफ पिस्टन, या वर्क डन, अब यहां पे वर्क डन किसके थ्रू हो रहा है उसको लिख दें, वर्क डन ड्यू टू गैस या वर्क डन बाय द गैस। तो इसको ऐसे प्रॉपर लिखना अच्छा है, वर्क डन बाय द गैस। बहुत सी बार जब केवल एक ही सिस्टम की स्टडी की जा रही होती है ना, तो इतना सा लिख के भी छोड़ देते हैं, वर्क डन बाय द गैस, बताओ क्या हो गया, क्योंकि पता ही है कि किसकी बात कर रहे हैं, पिस्टन पे बात कर रहे हैं। प्रॉपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द गैस ऑन द
ऑन द सिस्टम। सिस्टम कौन? यहां पे पिस्टन, गैस सिलेंडर, पिस्टन सिस्टम, पिस्टन। ये क्या हो जाएगा? वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो एक्सपेंशन प्रोसेस में किया गया वर्क डन हमेशा क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव। इस एक चीज को आप अभी से ही अपने माइंड में याद रखें, W एक्सपेंशन विल बी पॉजिटिव। ठीक है। सो आई गेस इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं। आई गेस आपको पॉजिटिव वर्क डन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कितनों को प्रॉपर्ली समझ में आ गया साहब? हाँ भाई, लेट्स डिस्कस नाउ नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, इनको रब कर देते हैं। हाँ भाई देखिए, बिना रब के यहीं पे कुछ सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। लेट्स सपोज अब हुआ क्या, कार चल रही थी। एग्जांपल 1, इसी प्रैक्टिकल एग्जाम को समझते हैं, है ना। और कार चल रही थी, कार स्टार्ट कर दी और यहां पर एक पर्सन आ गया, वो इस कार को ऐसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है और इधर से जो ड्राइवर है उसने एक्सेलरेटर पे पांव रख दिया, प्रेस कर दिया इसको। तो क्या होगा? ये जो पर्सन है ये फोर्स लगा रहा है कार पर इधर की तरफ, लेकिन कार का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ। तो अगर मैं पूछूं यहां पर वर्क डन बाय दिस मैन, वर्क डन बाय दिस मैन ऑन द कार, इस टाइम पे क्या कहलाएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो पर्सन ने फोर्स लगाया इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हम यहां जो चीज लिखी है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। वर्क डन बाय द मैन ऑन द कार, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक, इसी को भी समझ लेते हैं। अगर मैं पूछूं कि यहां पर बकेट पर एक फोर्स कौन सा भी लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, तो अगर मैं यहां पे लिख दूं वर्क डन बाय द ग्रेविटी या वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बकेट, तो ये क्या हो जाएगा? अब देखें यहां पर ये सिस्टम ऊपर जा रहा है जहां पर्सन की वजह से रहा है, लेकिन अगर यहां क्वेश्चन में हमने बाय द ग्रेविटी पूछा है तो ग्रेविटी फोर्स तो नीचे लग रहा है और इसमें डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, और दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, एक वर्टिकली डाउनवर्ड और एक वर्टिकली अपवर्ड। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि द वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, अच्छा, हॉर्स कार्ट को हटाते हैं यहां पर और उसकी जगह एक अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव वर्क डन के लिए। सो थर्ड, अगर यहां पे बात की जाए कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है इस रफ सरफेस पर, दिस इज द रफ सरफेस। रफ बोले तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन हमेशा पिक्चर में तब आता है जब देयर इज सम टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, और हमेशा ये किस डायरेक्शन में लगता है? जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो लेट सपोज इस पर एक फोर्स अप्लाइड किया कैपिटल F, इसकी वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुआ, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, लेकिन रफ सरफेस पर होने के कारण हमेशा इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लगता रहेगा, हमेशा इधर की तरफ लगता रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का काम क्या है? इस मोशन का अपोज करना, रिलेटिव मोशन का अपोज करना। तो ध्यान से देखें, अगर मैं पूछता वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, तो कैपिटल F और S सेम डायरेक्शन में होते, वर्क डन पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं यहां पूछूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन या वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये वर्क डन नेगेटिव। ठीक है, क्यों आएगा? देखिए फॉर्मूले में भी अगर लिखे हम तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन पूछना है तो F डॉट S लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर cos थीटा कितना आ जाएगा? Fs cos 180, फ्रिक्शन लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ध्यान रखिए cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। ये बेसिक फॉर्मूला होता है F डॉट S, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, Fs cos 180, Fs -1, ये माइनस Fs आ गया। सो हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है अब आपको? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है,
ऑलराइट, हाँ भाई, अब नेक्स्ट एग्जांपल। अब फ्री फॉल मोशन की जगह हम क्या बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा करके लेके जा रहे हैं। सो जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा करके लेकर के जाए तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो ऊपर उठाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। सो ये तो कहलाएगा एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगा रहे हो। तो अगर मैं पूछता वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, आप बोलते पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लग रहे हैं। लेकिन जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, इस पर हमेशा एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही लगता है। तो अगर यहां पर मैं पूछ लूं कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यूरिंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन, वर्टिकली अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि Fg फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए वर्क डन इन, चेक करना है कंप्रेशन के अंदर, कंप्रेशन। ठीक है, अब मैंने पिस्टन को क्या किया, नीचे इस पर यहां से फोर्स लगाऊंगा, तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो मेरा फोर्स तो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। और इसमें पिस्टन नीचे आया होगा, नीचे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ, लेकिन कंटिन्यूएशन में ये गैसेस और ज्यादा कंप्रेस हो गई। तो आप खुद सोचो ये और ज्यादा फोर्स किधर लगा रही है? ऊपर की तरफ। तो एक्सटर्नल फोर्स तो है नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी है नीचे, लेकिन अगर गैसेस का फोर्स पूछूं तो किस किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ। सो अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय द गैस ऑन द सिस्टम, ये क्या कहला जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, फोर्स लग रहा है ऊपर। सो वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव व्हाइल एक्सपेंशन वाज पॉजिटिव। रीजन बिल्कुल मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा आपको। ठीक है, कितनों को सारे एग्जांपल समझ में आ गए अच्छे से? हाँ भाई, अब समझते हैं जीरो वर्क डन के 2-3 एग्जांपल जल्दी जल्दी से। तो पहला एग्जांपल, फिर कूली ले ले। एक कूली है, वो अपने ऊपर एक सूटकेस उठा करके चल रहा है इधर, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पूछूं इधर। अगर इसका पूछूं कि कुली फोर्स किधर लगा रहा है इस पर, सूटकेस पर, तो ऊपर की तरफ। तो अगर पूछा जाए वर्क डन ड्यू टू कुली ऑन द सूटकेस विल बी जीरो। और रीजन क्या है? यहां पे फोर्स लग रहा है कुली के कारण ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट है इधर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसी सिचुएशन में अगर मैं पूछता वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सूटकेस, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सूटकेस, इसका आंसर क्या आता? जीरो। अगेन रीजन, सूटकेस यहां पर है तो इस पर ग्रेविटी फोर्स नीचे लगाएगी, तो Fg तो नीचे लगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी इधर ही है, तो ये परपेंडिकुलर ही, और परपेंडिकुलर है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। सेकंड केस आप समझ सकते हैं कि एक एल्मीरा पे छोटा बच्चा फोर्स लगा रहा है, वो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये काफी है एग्जाम्पल समझने के लिए। हाँ भाई, एक दो एग्जाम्पल और देख लो जो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आपको समझना है, उनकी जरूरत बाद में भी पड़ती है। मान लीजिए एक सर्कुलर मोशन हो रही है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए टेल मी विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल? एवरीवन, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहां पे होती है? टुवर्ड्स द सेंटर, FCP। अगर पूछा जाए इसका डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसी एक
इंस्टेंटेनियस पॉइंट ए पर, मान लीजिए ए पर है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताऊंगा? एक टेंजेंट ड्रॉ करके। तो ए पर अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो यहां पे मैंने बना दिए डिस्प्लेसमेंट। बता सकते हो मुझे कि अगर मैं पूछूं आपसे वर्क डन ड्यू टू या वर्क डन बाय द, वर्क डन ड्यू टू या वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, जीरो, क्या होगा एवरीवन? जीरो। ठीक है, रीजन, अब किसी भी पॉइंट पर चले जाए सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा, यानी कि रेडियस वाली डायरेक्शन हो गई है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप हमेशा टेंजेंट बनाओगे, एंड वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस की डायरेक्शन में फोर्स लगता है एफसीपी, और टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर होती है, यानी कि एफ, और डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट पर बात करो सर्कुलर मोशन में, वर्क डन ड्यू टू सेंटीमीटर। रटना ये नहीं है कि वर्क डन जीरो आएगा, रटना ये है कि वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो आता है। इसका कॉन्सेप्ट आगे न्यूमेरिकल्स में काम आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में काम आता है, उस टाइम पे फिर दिमाग की बत्ती नहीं चलती। तो आपको माइंड में पूरी लाइन फिट करनी है, आपको ये फिट नहीं करना सर्कुलर मोशन में फोर्स जीरो होता है। सब बच्चे मैक्सिमम 80-90% बच्चे, मैं बताता हूं फिर भी यही रट के जाते हैं, सर्कुलर मोशन का वर्क डन जीरो। सर्कुलर मोशन का वर्क डन जीरो नहीं, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वर्क डन जीरो। सो ऑलवेज रिमेंबर द लाइंस प्रॉपर्ली, रटो तो समझ के रटो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह का एक और एग्जांपल, पेंडुलम। ये मैंने एक पेंडुलम लगा दिया, ये पेंडुलम की थ्रेड, ये पेंडुलम का बॉब, इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया इधर, ये से हैंग हुआ भाई। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, तो यहां जैसे ही मैं छोड़ रहा हूं, इस थ्रेड के अंदर हमेशा हैंग हुआ हुआ है, इसमें एक टेंशन होगी, और मैंने बता रखा है टेंशन का कॉन्सेप्ट। टेंशन ऑब्जेक्ट से हमेशा किस डायरेक्शन में बनानी होती है? अबे भोंड दिमाग को बोलो। अगर मैंने कोई दो ऑब्जेक्ट को किसी थ्रेड से अटैच कर रखा है, तो इनमें टेंशन कैसे बनाते हैं? अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये टेंशन हो गई कि नहीं हो गई? ये देखो, दोनों एक दूसरे के टेंशन अपोजिट है, टेंशन हो गई कि नहीं हो गई? यस और नो? नो सर। भोंड दिमाग चांटे खा जाएगा तुम। क्या? तो ये होगी कि नहीं होगी? चांटे खाओगे, इसलिए कह रहा हूं मैं, होगी ना, होगी ना। अबे भोंड दिमाग, कॉन्सेप्ट समझा रखा है, जो भी ऑब्जेक्ट है उससे अवे दिखना चाहिए। ये जो एरो दिख रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट के लिए अवे दिख रहा है क्या? सोचो मैं इसको बीच में से ऐसे दे दूं, तो इस रस्सी में, ये तोड़ दी मैंने रस्सी, इस रस्सी में टेंशन दिख रही है? ऐसे दिख रही है, डिश 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 ऐसे टेंशन दिखेगी तुम्हें। इधर इधर ये मतलब रस्सी तोड़ दी, यहाँ टेंशन नजर आ रही, तुम उधर लगा रहे हो फोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऐसे टेंशन दिखेगी। भोंड दिमाग, सर्वो करते रहते हो। देखो इधर, देखो इधर, इधर देखो, ये देखो बीच में से मैंने कट करी, तो इधर के लिए देखा तो ये रस्सी खिंची हुई नजर आएगी कि नहीं आएगी इस ऑब्जेक्ट पर? ये देखो, अबे भोंड दिमाग, जो पूछ रहा हूं वो उसका आंसर दो। रस्सी में टेंशन नजर आ रही है, इधर खींच रहा हूं तो क्या ऐसे नजर आ रही है तुमको? ये ऐसे 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 लगाऊंगा तो पीछे से तोड़ो ना, चांटे नहीं खा जाओगे, पीछे से तोड़ो ना। टेंशन पेयर्स में होती है हमेशा, बीच में से ही तो ब्रेक करोगे। वो क्या है भोंड दिमाग, चुप चुप, इधर कर लो, उधर कर लो। ध्यान रखना भी, टेंशन कैसे बनानी है? अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इसमें कैसे बनेगी? अवे। तो दूसरा पेयर ये है टेंशन बनाने का तरीका। इसलिए पढ़ते टाइम फोकस रखा करो। फिजिक्स में एक छोटी सी चीज पूरे अर्थ का अनर्थ कर देती है, ठीक है, ध्यान दो भाई। तो ये टेंशन इसमें यहां पर लग रही है, इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको जैसे छोड़ूंगा तो ये इधर की तरफ मूव करेगा। इंस्टेंटेनियस पूछूंगा तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट
बनाने के लिए इस डायरेक्शन में होगा। मुझे बता सकते हो क्या कि टेंशन और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा एवरीवन? 90 90 डिग्री। खुद सोचो कि ये है हमारा क्या, ये पेंडुलम। अब इसको मैं ऐसे डिस्प्लेस कर रहा हूं तो पूरा अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूंगा तो ये कैसी मोशन नजर आ रही होगी? सर्कुलर। सर्कुलर। जिसमें जहां पर ये हैंग हुआ है वो उसका किसका काम कर रहा है? सेंटर का। ये टेंशन वाला लाइन थ्रेड रेडियस का, और ये टेंजेंट का। ऑलवेज रिमेंबर क्या, वर्क डन ड्यू टू टेंशन, वर्क डन ड्यू टू टेंशन, work done due to tension for pendulum will be 0. ठीक है, रीजन टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हाउ मेनी यू अंडरस्टूड इट फुली? देखिए साहब, डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ वर्क डन, जल्दी जल्दी समझते हैं इसको और खत्म करते हैं. हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला पूछूं तो एफ एस बना, या एफ एस कॉस थीटा भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो. कॉस थीटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से डायमेंशनल फॉर्मूला केवल किस पर लगाएंगे? जिनकी डायमेंशंस पॉसिबल होती है, एफ और एस पर. एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हमने m1 l1 t-2, याद होना चाहिए, नहीं होता है तो रट लो. और एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ लेंथ m1, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? m1 l2 t-2. वैसे ये भी आपको याद होना चाहिए था. वर्क डन का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑलवेज m1 l2 t-2. ये फॉर्मूले रटे पड़े हुए होने चाहिए सब लोगों के. m1 l2 t-2, फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, फॉर्मूला ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो. एनर्जी और वर्क डन की यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा सेम रहती है, कोई सी भी एनर्जी हो. ठीक है, इसी तरीके से तो डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे हिसाब से समझ में आ गया. ऐसा यूनिट. अच्छा, पहले एक चीज और लिख दें तो आप, वर्क डन कैसी क्वांटिटी है साहब? वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ डॉट प्रोडक्ट of two vectors, and dot product of two vectors always gives you a scalar quantity. ऐसा unit of work done, joule. ऐसा unit of work done, joule. Symbol capital J on the honor of scientist Joule, है ना? JP Joule, जेम्स प्रोस्कैट, ऐसे कुछ नाम था उसका नाम, है ना? JP Joule. ठीक है, सो कैपिटल J. अच्छा, इसी तरह से CGS यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होती है भाई? अर्ग. जल्दी से बता दो इनके बीच में रिलेशन. 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग? एवरीवन? 10 raised to the power 7. वेरी गुड. 10 to the power 7 अर्ग. वो बहुत दिमाग जिनको समझ में नहीं आया कि कैसे हो गया 10 to the power 7 अर्ग. जल्दी से देखिए साहब, हमें पता है हमें 1 न्यूटन को फाइंड करना है, किसमें कन्वर्ट कर, सॉरी 1 जूल को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? अर्ग. कौन सी यूनिट में? सीजीएस में. तो पहले 1 जूल अगर ध्यान से देखो तो वर्क डन किससे मिलकर के बना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से. जूल है एसआई यूनिट में. एसआई यूनिट में 1 जूल को क्या भी लिखा जा सकता है? इसका और क्या हो सकता है फॉर्मूला? फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर. तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर. अब मुझे जब इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, तो न्यूटन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? सीजीएस में. और 1 न्यूटन हमें पता है कितना खतरनाक होता है, कितनी डायन्स के बराबर होता है? 1 लाख डायनों के बराबर. 10 to the power 5 डाइन, है ना? 10 to the power 5 डाइन. और 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 100. 10 to the power 2 सेंटीमीटर. तो फॉर्मूला क्या बन गया? 10 to the power 5 into 10 to the power 2, बेस सेम, पावर सेट. 10 to the power 5 plus 10 to the power 2, 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर. इस डाइन सेंटीमीटर को ही अर्ग बोलते हैं. That's how we get the relationship between Joule and erg. Got it? Okay. ये तो हो गया भाई ऐसा यूनिट. अच्छा, इनको एब्सोल्यूट यूनिट भी बोला जाता है. जूल को एंड अर्ग को एब्सोल्यूट यूनिट एंड
SI एब्सोल्यूट यूनिट इन CGS, ठीक है। ऑलराइट, जल्दी से एक बात करें ग्रेविटेशनल यूनिट की, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डन, क्योंकि जनरली इसको छोड़ दिया जाता है, यहीं तक बता करके लोग बात समाप्त कर देते हैं। जल्दी से हम सीख लेते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होती है। सो देयर आर टू ग्रेविटेशनल यूनिट, एक SI के रेस्पेक्ट में और एक CGS के रेस्पेक्ट में। तो SI के रेस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क कहलाती है किलोग्राम मीटर kgm, और CGS के अंदर ग्रेविटेशनल यूनिट कहलाती है ग्राम मीटर gm, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे साहब, हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अगर मुझे डिफाइन करना है 1 किलोग्राम मीटर, तो 1 किलोग्राम मीटर और किसके अंदर डिफाइन करना है, इन ग्रेविटेशनल यूनिट्स, तो इन सबकी भी ग्रेविटेशनल यूनिट ही लिखनी पड़ेगी, इन ग्रेविटेशनल यूनिट। जल्दी से बताइए फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट kgf, किलोग्राम फोर्स, ठीक है, या kg वेट, kgw, वेट में बहुत सी जगह पे WT भी लगा देते हैं, तो kg वेट बोलो या किलोग्राम फोर्स बोलो, kgf या kgw, ठीक है। किसमें, SI में, SI में क्या चीज, ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स, इन ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स kgf, और CGS में क्या होती है, gf। तो gf कौन सी ग्रेविटेशनल यूनिट है, CGS की gf, ठीक है, ग्राम फोर्स। जल्दी जल्दी मेरे को एक चीज और बता दो ये लिखने से पहले, 1 kgf इज इक्वल टू कितना, क्या चीज होती है 1 kgf इज इक्वल टू, एवरीवन क्विकली क्विकली क्विकली, हाउ मच न्यूटन, भौर दिमागो सब भूल गए, 9.8 न्यूटन। आपको बताया था ना यार, फादर इक्वल्स टू मां। ग्रेविटेशनल यूनिट बनाने के लिए जब यहां पर हम A की वैल्यू G रख देते हैं, बोले तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और M की वैल्यू 1 kg, तो जो फोर्स बनता है वो बनता है 1 kgf। ये 1 kgf किसके बराबर है, जो फोर्स बन रहा है 1 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनकर के तो होगा न्यूटन, 9.8 न्यूटन, और इस F को ही क्या बोलते हैं, 1 kgf। सो 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। हाउ डू वी डिफाइन इट, 1 kilogram force is that gravitational unit of force in which the applied force 1 kg of force will produces an acceleration of 9.8 meter per second square in a unit kilogram of mass। ठीक है, जब 1 kgf वो फोर्स है जो 1 kg यूनिट मास ऑब्जेक्ट के अंदर कितने का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, 9.8, और ये किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर। तो ध्यान रखना है 1 kgf, और ये किसके अंदर, इन SI, और इन CGS में फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, GF, ग्राम फोर्स, है ना, गर्लफ्रेंड नहीं, ठीक है, और 1 GF। लेकिन अगर आपको फिर भी वैसे ही समझना है तो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 GF ये तो पता होगा, गर्लफ्रेंड हमेशा किसके बराबर होती है, 980 डायनों के बराबर, डायनों के बराबर। गर्लफ्रेंड हमेशा किसके बराबर होती है, डायनों के। कितनी डायन के बराबर है, 980 डायन। 980 डायन। एक गर्लफ्रेंड कितनी खतरनाक, जितनी 980 डायन। 280 डायन है। भूल कर भी बना मत लेना, परेशान हो जाओगे। एक डायन कितनी खतरनाक होती है सोचो, एक GF बना ली का उसका मतलब क्या है, सोच लो, है ना। दूर रहना है साहब हमेशा, है ना, आप भटके हमेशा अटके, खतरनाक। ठीक है, ये भी वही सिस्टम है, इस तरह से कर सकते हो। 1 ग्राम 980 कितना होता है, A इज इक्वल टू G, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर क्या बनेगा, 980 डायन। ठीक है, तो ये चीज अगर मैं वर्क डन में फिट कर दूं
तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा इन एसआई ग्रेविटेशनल यूनिट के लिए? वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस ग्रेविटेशनल यूनिट 1 kgf, और एसआई के अंदर तो डिस्प्लेसमेंट तो 1 मीटर ही कहलाएगा। 1 kgf की वैल्यू 9.8 न्यूटन और 1 मीटर, आंसर बना 9.8 न्यूटन मीटर। तो 9.8 जूल बोल दो, 9.8 जूल बोल दो या 9.8 न्यूटन मीटर बोल दो। तो हम क्या बोलेंगे ये, और ये वर्क डन को क्या रीड करेंगे, इस 9.8 जूल को क्या रीड करते हैं 1 किलोग्राम मीटर। सो 1 किलोग्राम मीटर इज दैट gravitational unit of work done in which the 1 kilogram force displaces an object through 1 meter. फिर से रिपीट कर रहा हूं, gravitational unit of work done, gravitational unit of work done is 1 kg meter. It is said to be 1 kg meter when the 1 kilogram force displaces an object through 1 meter. ठीक है, सो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डन 1 किलोग्राम मीटर बोली जाएगी तब जब 1 kgf का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को कितने से डिस्प्लेस कर दे, 1 मीटर से डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं पूछूं सीजीएस के अंदर डिफाइन करना है वर्क ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डन को, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस 1 ग्राम मीटर। ये वर्क ग्राम मीटर किसके बराबर है, जब 1 जीएफ कितने से डिस्प्लेस कर दे, 1 सेंटीमीटर से। ठीक है, सो और न्यूटन की टर्म्स में बोलना चाहोगे तो आप ये भी बोल सकते हो कि व्हेन द 9.8 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर। तो यहां पे मैं दोनों तरीके से आपको सिखा देता हूं डेफिनेशन। 980 डायन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, gravitational unit of force is said to be 1 gram meter if 1 gf force displaces an object through 1 centimeter, or gravitational unit of work done is said to be 1 gram meter when the 980 dyne of force displaces the object 1 centimeter. इसका मतलब आप सोचो एक ऑब्जेक्ट को 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस करवाने के लिए कितनी डायनों की जरूरत है, 980 डायन के बराबर। वो 980 डायन मिलकर के जब 1 सेंटीमीटर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे, 1 सेंटीमीटर इतू सा डिस्प्लेस करेगी ना, उसको हम बोल रहे हैं क्या, 1 ग्राम मीटर। समझ में आ गया? सो 1 सेंटीमीटर फोर्स मतलब 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस करना डायनों के लिए बहुत टफ होता है। ठीक है, 980 डायनों के लिए बहुत टफ होता है, या 1 जीएफ के लिए 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड 1 ग्राम मीटर। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट फुली? सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो देखिए हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की टर्म्स में वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं। लेट एफ वेक्टर, लेट एफ एंड एस आर गिवन in terms of their rectangular components as following, ठीक है। नाउ कैसे लिखा जा रहा है इनको, लेट एफ वेक्टर इज गिवन एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड की कैप। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको बोला जाए रेक्टेंगुलर फॉर्मेट यानी कि आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्मेट में लिखना है हमें किसी वेक्टर को। ठीक है, सो एफ को लिख दिया हमने एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, एस एक्स आई कैप, एस वाई जे कैप, एस जेड के कैप। सो आपसे पूछा गया बताओ अगर ये ऐसा दे दिया गया, सो व्हाट शुड बी द वर्क डन। तो हमें पता है वर्क डन शुड बी इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, और आपको पता होगा कि वर्क डन अगर कोई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है और वो अगर रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में दे रखे हो तो कैसे निकालते हैं। अगर मैं यहां पूछूं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर तो कैसे निकालते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के
मल्टीप्लीकेशन और उनके बीच में जो भी साइन है प्लस या माइनस, तो उनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखूंगा, आई कैप के कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स एस एक्स। अब आई कैप नहीं लगाएंगे, एफ डॉट एस चल रहा है, आंसर में आई कैप जे कैप के कैप नहीं आएगा, ध्यान रखें। बहुत से लोग लगा देते हैं, बार बार बोल रहा हूं, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस होता तो माइनस आ जाता। एफ वाई इंटू एस वाई, एफ वाई एस वाई, प्लस इंटू प्लस प्लस, एफ जेड इंटू एस जेड, एफ जेड एस जेड। ये मैंने क्या लिख दिया, तो एफ डॉट एस की वैल्यू आ गई। ये हो गया सबका कहानी खत्म। एफ एस एस एक्स, एफ वाई एस वाई, एफ जेड एस जेड। दिस इज द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एफ एंड एस। ठीक है साहब, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर, टेल मी।